रुक करते इस वक्त की प्रमुख खबरों की ओर। बता दें कि खबर कानपुर से है, जहां किसान आंदोलन के बाद कानपुर में व्यापारियों का प्रदर्शन शुरू हुआ। बता दें कि कृषि उत्पादों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी में कानून बनाने की मांग को माना जाना चाहिए। वहीं उनके मुताबिक एमएसपी पर खरीद का कानून बनाने का अर्थ किसी धारा में व्यापारी पर मुकदमा और सजा का प्रावधान होगा। देखिए, शंभू बॉर्डर जो हरियाणा का बॉर्डर, वहाँ किसान बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। हमारा ये मानना, कोई कानून बनेगा तो कानून की धारा बनेगी, सजा होगी और मुकदमे का प्रावधान होगा। जैसे कि 1955 में एक धारा आई थी, धारा 3/7, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7, वो भी व्यापारियों के खिलाफ कानून बना था। और ये भी कानून बनने जा रहा है। ये साफ साफ उनका कहना है, जो सरकारी खरीद हो, सरकारी खरीद के बाद जो व्यापारी खरीदेंगे वो एमएसपी पर ही खरीदें, और एमएसपी से नीचे अगर खरीदते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये स्पष्ट जो वर्तमान नेतृत्व कर रहे हैं, या पहले से भी मांग उठी थी। हम लोग को तब लग रहा था कि ये मांग नहीं मानी जाएगी, इसलिए हम लोग शांत बैठे थे। अब ये तय होता जा रहा है कि व्यापारी के खिलाफ ये खास करके एमएसपी का कानून बनेगा। और जिस तरह से किसान दबाव बना रहे हैं और लगातार ये एक तरह से एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, आज हमने नौबस्ता गल्ला मंडी को बंद करके प्रदेश की सभी मंडियों में आह्वान किया, देश की सभी 10,000 मंडियां, सबने आह्वान किया कि 22 से 25 तारीख तक अपने मंडी सचिवों को, सांसदों को, जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाए और ये मांग की जाए कि एमएसपी पर कानून, जो कि कृषि उत्पाद के व्यापारियों पर कानून की धारा कानून लागू होगा, वो कतई हमें मंजूर नहीं है। कोई भी कानून बनाने से व्यापार बाधित होता है। कानून के दायरे में रहकर के व्यापारी कोई व्यापार नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं इससे किसानों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर कोई माल हल्का होगा, व्यापारी ने नहीं खरीदा एमएसपी के जो कानून की बात हो रही है उससे डर से, तो निश्चित रूप से वो रखा रखा माल और खराब हो जाएगा। इससे निश्चित रूप से किसानों को भी नुकसान होने जा रहा है। और डब्ल्यूटीओ से जो हमारा समझौता है पूरी दुनिया में, डब्ल्यूटीओ ने स्पष्ट कहा है कि कहीं पर भी फ्री ट्रेड हो सकता है। डब्ल्यूटीओ के आधार पर इस तरह का कोई कानून नहीं बन सकता है। हम आज यहाँ पर बैठ करके मंडी को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी पर कानून जो कृषि उत्पाद के व्यापारियों पर लागू होगा, उसके दायरे में व्यापारी आएंगे, इसलिए कानून हमें कतई मंजूर नहीं। आज हम लोगों ने मंडी सचिव कानपुर के हैं, उनको ज्ञापन दिया है जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। उसमें एक बात और रखी कि डब्ल्यूटीओ से समझौता खत्म करने की जो मांग किसान कर रहे हैं वो भी कतई खत्म न किया जाए। पूरी दुनिया एक बाजार बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में डब्ल्यूटीओ समझौता कतई व्यापार हित में, देश के अर्थव्यवस्था के हित में कतई उचित नहीं होगा। इसमें नुकसान क्या व्यापारियों को? देखिए, नुकसान की बात बताई मैंने कि एमएसपी का पर जब कानून बनेगा तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर गेहूं का आने वाला मूल्य 2275 रुपये होगा। 2275 रुपये पर सरकार तो खरीदेगी जो खरीदती आ रही है। अब ये कहा जाए कि व्यापारी जो मंडी के हैं वो भी खरीदें उसी रेट पर। अगर क्वालिटी हल्की हुई या बाजारों में पूरे देश में रेट कम हुए, हमने उदाहरण के तौर पर 2100 रुपये का गेहूँ खरीद लिया, वो किसान पर्ची लेकर के जाएगा थाने में। ये कानून बन चुका होगा जब, तो किसान जाएगा थाने में, वो कहेगा कि ये व्यापारी के खिलाफ, ज्ञानेश मिश्रा के खिलाफ आप मुकदमा करो, क्योंकि धारा और सजा और मुकदमे का प्रावधान हो चुका होगा अगर ये कानून बन गया तो। और वो व्यापारी जेल जाएगा, जैसे कि धारा 3/7 में होता था। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि कोई भी कानून व्यापारियों के खिलाफ, इस तरह का एमएसपी का कानून कतई न बनाया जाए। लगातार हमारा विरोध जारी रहेगा। हम लखनऊ जाकर के मांग करेंगे, दिल्ली जाएंगे। इस मांग को लगातार पूरे देश में मंडियों के व्यापारियों के माध्यम से उठाते रहेंगे। देखिए, शंभू बॉर्डर रुक करते अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां माननीय प्रधानमंत्री खबर वाराणसी से है, जहां माननीय प्रधानमंत्री मोदी के मिशन क्लीन गंगा और ग्रीन गंगा के तहत वाराणसी के कमिश्नर के निर्देशन में कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष ने मार्गदर्शन किया। बता दें कि सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष और गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्वच्छता अभियान सृजन संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की शपथ दिलाई।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देवरिया से है, जहां एसपी संकल्प शर्मा के अभियान में सफलता मिली है। बता दें कि एसएचओ सलेमपुर उमेश वाजपेयी को सफलता मिली। वहीं बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग का भी पर्दाफाश हुआ, जिसमें सरगना सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिसमें कूट रचित आधार कार्ड का उपयोग कर परीक्षा दे रहे थे। आपको बता दें कि अभियुक्त रोशन, संदीप, अनीश और दर्शन को गिरफ्तार किया गया। थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा मझौली राज्य स्थित एक इंटरमीडिएट कॉलेज से 4 परीक्षार्थियों के स्थान पर कूट रचित आधार कार्ड के जरिए परीक्षा दे रहे 4 अभियुक्तों एवं उनके मुखिया को गिरफ्तार करते हुए थाना सलेमपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा मझौली खबर कानपुर देहात से है, जहां राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान में है। बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सतीश पाल ने न्याय तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें रसूलाबाद कस्बे के प्रसिद्ध देवस्थान धर्मगढ़ बाबा मंदिर परिसर में पहुंचकर पूर्व राज्य मंत्री ने पूजा अर्चना की है। वहीं कन्नौज लोकसभा से दावेदारी की बात कही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो के संदर्भ में पूर्व राज्य मंत्री ने कन्नौज लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक पर टिकट को लेकर धमकी देने का आरोप लगाया है। आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको एक कन्नौज सांसद पे बातचीत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको धमकाया जा रहा है। सांसद का क्या मामला है? अरे कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप कुछ ऐसे कार्यक्रम मत करिए, और ये सब कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं आप जानते हो होना जाना कुछ है नहीं, होने जाने से मतलब उनका टिकट हमारे होगा। तो हमने कहा कि यार कार्यक्रम ना करें कि हम मर जाएं क्या? उसको ऑडियो में आप सुनिए तो बोले कलेने नहीं करो, लेकिन ऐसे ना करो। कैसे करें? क्या गुलामी कर रहे हैं उनकी? क्या आप बताइए मुझे। पिछली बार मैंने उनको सांसद बनाया, उनको सवेरे 10 बजे बताया कि तुम इतने वोट से जीतोगे, 10,000 से 15,000 के बीच में। वो बोले मैं तो आपकी भी विधानसभा हार रहा हूँ, रसूलाबाद। हमने कहा उत्तर की तरफ हार रहे हो, जैसे ही रसूलाबाद आओगे और दक्षिण की तरफ चलोगे, झिंझक ब्लॉक, जब मेरे ब्लॉक में जाओगे, जब मेरी गांव सभा में जाओगे, सबसे ज्यादा वोटों से जीतोगे। इसके बाद विधुना जीतोगे, इसके बाद आप तिरवा जीतोगे और छिबरा मऊ हार जाओगे और अपनी विधानसभा हार जाओगे। जो अपनी विधानसभा हार गया हो उसको नैतिक अधिकार लड़ने का। सतीश पाल। आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको एक बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के पहले दिन पहली पाली में हाई स्कूल की हिंदी की परीक्षा संपन्न हुई। वहीं मथुरा में 127 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल के परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जहां पर नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारी कर ली थी, जिसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं में इस बार मथुरा में 76,436 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं किसी भी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए छापेमार कार्रवाई करेंगे। बोर्ड परीक्षा नकल विहीन और शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। देखिए, हम अगर मथुरा जनपद की बात करें तो यहाँ टोटल 127 परीक्षा केंद्र में लगभग 38,000 परीक्षार्थी हाई स्कूल में और 37,000 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट परीक्षा दे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हर परीक्षा केंद्र पर एक स्ट्रांग रूम बनवाया गया है, जिसमें दो तालक लगे हुए, 2 ताले लगे हुए, 2 चाबियां हैं। एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास रहती है और एक जो केंद्र व्यवस्थापक होते हैं उनके पास होती है। पूरा सेटअप जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, चाहे वो स्ट्रांग रूम हो चाहे हमारे कक्ष हो जिसमें परीक्षाएं हो रही हैं, सारे के सारे में सीसीटीवी लगाए गए हैं। और उसका लिंक न केवल जिला मुख्यालय पर बल्कि बोर्ड मुख्यालय पर भी इलाहाबाद और लखनऊ में भी दिया गया है, जिससे उस पर सतत निगरानी रखी जा सके। तो सभी जगहों पर यहाँ पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम जीआईसी में बनाया हुआ है, जहाँ हर इस विद्यालय की यहाँ से हमारी जो टीम है वो निगरानी कर रही है और राउंड द क्लॉक वहाँ ड्यूटी लगी हुई है। जब परीक्षा होती है तो परीक्षा की भी व्यवस्था देखी जाती है, जब परीक्षा नहीं रहती है उस पीरियड में जो प्रश्न पत्र रखे गए हैं उसकी सुरक्षा कैमरे उस पर कंसंट्रेट करके उसकी सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाती है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस ऑफिसर लगाए गए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर जो हम लोगों ने एक आकलन किया था उस केंद्र को पुलिस बल लगाया गया है। तो हमारी पहली प्राथमिकता है
कि प्रश्न पत्र किसी भी दशा में आउट न होने पाए, और दूसरी कि परीक्षा नकल विहीन माहौल में संपन्न हो, जिससे जो अच्छे बच्चे हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे और जो परिणाम आए, जो जिसने जैसी मेहनत की है उसके अनुरूप आए। तो हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है और आज पहला दिन था हाई स्कूल की, अभी हिंदी की परीक्षा प्रथम पारी में हुई है और हमारा सचल दल भी है जो लगातार भ्रमणशील है। तो हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी परीक्षाएं बेहतर ढंग से संपन्न। देखिए, हम अगर मथुरा जनपद की बात खबर मथुरा से है, जहां प्रयागराज उच्च न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। बता दें कि सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई, जिसमें पिछली डेट पर माननीय न्यायालय द्वारा उन पक्षकारों को निर्देशित किया गया था जिन पक्षकारों द्वारा मुस्लिम पक्षकार द्वारा लगाई गई 7 रूल 11 प्रार्थना पत्र पर हिंदू पक्षकार की आपत्ति मांगी गई, जिसमें कुछ हिंदू पक्षकार द्वारा मुस्लिम पक्षकार के पत्र पर आपत्ति दाखिल नहीं की गई थी। वहीं सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की मांग रही थी कि ये सभी मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा पूजा उपासना अधिनियम 1991 के बारे में कहा गया कि जब लोकसभा द्वारा कानून बना दिया गया, फिर इस विवाद में आगे सुनवाई क्यों हो रही है। हिंदू पक्ष की अपील यही थी कि जब ज्ञानव्यापी में सर्वे हो चुका है और सर्वे के दौरान हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद इस प्रकार कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास बनी ईदगाह मस्जिद में भी सर्वे होना चाहिए। जिसके बाद हिंदू पक्षकार ने कहा कि मथुरा में वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। हिंदू पक्ष ने यह भी कहा कि जब आरटीआई के तहत मथुरा में पुरातत्व विभाग से जवाब मांगा गया कि कृष्ण मंदिर की स्थिति क्या है, तो आरटीआई के द्वारा पुरातत्व के अधिकारियों द्वारा, जो कि सरकारी एजेंसी है, जवाब दिया गया कि अंग्रेजी सरकार में उनके गजट में ये लिखा गया था कि यहाँ पर पहले केशव कटरा देव मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये सबसे बड़ा सबूत है न्यायालय के लिए, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पहले मंदिर था। वहीं हिंदू पक्ष की लगातार मांग यही रही है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनाई गई है। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस होनी थी। माननीय न्यायालय ने पिछली डेट पे जो पक्षकार मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर उनकी अपील पर जवाब दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी मौका दिया गया था। तो आज सभी पर सुनवाई होनी थी। मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने लगभग 3 घंटे बहस की, तो आज हिंदू पक्ष अधिवक्ताओं को सुनवाई का मौका नहीं मिल पाया, वो बहस नहीं कर पाए। तो माननीय न्यायालय ने कल 2 बजे के लिए सुनवाई की डेट लगा दिया है। अब अगली सुनवाई 2 बजे होगी। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले 7 रूल 11 के बहाने इस सर्वे को रोकने का तरीका ढूंढ रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि पहले सर्वे हो जाए, उसके बाद में 7 रूल 11 बहस हो। लेकिन माननीय न्यायालय ने कल 2 बजे सुनवाई की डेट लगा दी है। हिंदू पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आया है। अब मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी हो चुकी है। कल हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी सबूत नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके ये अल्लाह का घर है, लेकिन हिंदू पक्ष के पास इतने सबूत हैं कि वो साबित कर सकता है कि भगवान कृष्ण का घर है। अब देखते हैं कल माननीय न्यायालय 2 बजे हिंदू पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनेंगे और अपना निर्णय सुनाएंगे। आज इलाहाबाद